हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। तो ये पता लगाने के लिए कि आपका दिया गया सेंटेंस यानी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको ध्यान रखना होगा। एक कॉमन सा पॉइंट तो यही है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो जो बात कही जा रही है उसका कनेक्शन प्रेजेंट से होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ 4 कॉन्टेक्स्ट ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। कॉन्टेक्स्ट मतलब 4 पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, अगर उनमें से कोई पॉइंट आ रहा है आपके सेंटेंस में तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब वो 4 कॉन्टेक्स्ट कौन से हैं आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अक्सर रोज़ होने वाले काम आते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, पिताजी ऑफिस जाते हैं। तो ये कैसे एक्शन हैं जो डेली होने वाले हैं। तो प्रेजेंट के अंदर डेली होने वाले जो काम हैं वो किन सेंटेंसेज में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब कॉन्टेक्स्ट नंबर 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं जिनसे किसी की हैबिट पता लगती है। तो किसी की हैबिट बताने वाले वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल, राहुल सच बोलता है। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि राहुल को सच बोलने की आदत है। मोहन कभी झूठ नहीं बोलता है। इससे आपको किसकी आदत पता लगती है? मोहन की। तो किसी की हैबिट बताने वाले सेंटेंस भी किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब तीसरा कॉन्टेक्स्ट, यूनिवर्सल फैक्ट यानी सार्वभौमिक सत्य। ऐसी बातें जो दुनिया भर में सत्य हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है। ऐसे जो फैक्ट होते हैं, ऐसी जो बातें होती हैं उनको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट। एग्जाम्पल, सूरज पूर्व में निकलता है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी हर जगह ये बात सच है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये भी एक फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वाले कहें नहीं जी हमारे यहाँ तो सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, आपके यहाँ करती होगी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा। ऐसा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये बातें क्या हैं? सेम। इनको हम यूनिवर्सल फैक्ट कहते हैं। तो यूनिवर्सल फैक्ट जो होते हैं वो भी किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए चौथा कॉन्टेक्स्ट, कहावतें यानी मुहावरे जो होते हैं ये भी मोस्टली किस में होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल, सत्य की सदैव जीत होती है। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। ऐसे ही 2 और 2 4 होते हैं। तो जितने भी ये कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, ये सब किस में आते हैं? मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से 4 कॉन्टेक्स्ट यानी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं? एक तो प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कहावतें यानी मुहावरे आते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट आते हैं, किसी की हैबिट बताने वाले वाक्य आते हैं, और रोज होने वाले जो काम हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर आपको ये 4 कॉन्टेक्स्ट जो हमने बताए हैं ये ध्यान रहते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से है या नहीं। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि इस समय हम आपको डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इसका फर्स्ट टाइप 1.1, यानी इसमें एक से ज़्यादा टाइप होते हैं, 2 टाइप्स हम स्टडी करेंगे। तो आज हम आपको फर्स्ट टाइप के बारे में बता रहे हैं, जिनमें मोस्टली लास्ट जो शब्द होते हैं वाक्य के वो होते हैं ता है, ती है, ता हूँ, ऐसे शब्द आते हैं। आज हम उन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आपको उन सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जिसमें लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ ऐसे शब्द नहीं आते। तो आज जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें आपको ये 4 कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखने हैं जो अभी हमने बताए थे कि इनके बेस पर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। अब हम यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, नरेंद्र मोदी सच बोलते हैं। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इससे क्या पता लग रहा है? नरेंद्र मोदी जो कि हमारे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हैं, उनकी हैबिट।
एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे दिए गए सेंटेंस में यानी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आप क्लियरली समझ लेते हैं, पता लगा लेते हैं, तो आगे थोड़ा आपको आसानी रहेगी। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है या फिर जो हमारे सेंटेंस में कुछ कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ पे बोलने का जो एक्शन हो रहा है, एक्शन को ही हम ग्रामर में वर्ब कहते हैं, वो कौन कर रहा है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी क्या हो गए, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर बोलना क्या है, एक्शन, और सच क्या है यहाँ पर, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये सेंटेंस मेकिंग जो होती है हिंदी से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, तो पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए कि आपको हर सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट, अपने वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा है या जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है। अब जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो हमें कुछ पॉइंट्स और भी ध्यान रखने होते हैं, उनके बारे में अब हम ज़रा डिस्कस करेंगे। देखिए हर टेंस के अंदर आपको अलग अलग तरह के सेंटेंस स्टडी करने होते हैं। कुछ सेंटेंस असर्टिव होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिनमें कोई स्टेटमेंट यानी कोई जानकारी दी जाती है। जैसे नरेंद्र मोदी सच बोलते हैं, ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव के अंदर ये अफर्मेटिव है। अगर हम इसमें नहीं लगा दें तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी सच नहीं बोलते हैं, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव के अंदर ये कौन सा होगा, नेगेटिव। तो जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ये भी पता लगाना होता है कि हमारा सेंटेंस असर्टिव है या इंटेरोगेटिव है, क्योंकि जैसा सेंटेंस होगा उसी तरीके से हमें उसको ट्रांसलेट करना होगा। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ऑक्सिलरी। प्रेजेंट के अंदर ऑक्सिलरी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, कौन सी आती हैं, डू और डज। हमें कैसे पता लगेगा कि किस सेंटेंस में डू का यूज होगा, किस में डज का। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज लेना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको डू लेना है। लेकिन ये ध्यान रखें कि डू और डज आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करने हैं, आपको इनका यूज करना होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, सर फुटबॉल खेलते हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे तो सर प्लेज फुटबॉल, इसमें डू डज का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव सेंटेंस लें, सर फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी सर डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो इसमें डज का यूज होगा। अगर हम इंटरोगेटिव लें, क्या सर फुटबॉल खेलते हैं, डज सर प्ले फुटबॉल, तब भी डज का यूज होगा। तो ध्यान रखें, डू और डज का यूज जो होता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो डू का यूज प्लूरल के साथ और डज का यूज सिंगुलर के साथ। अब इसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब भी सपोर्ट करना होता है। अब मेन वर्ब की आती है इसमें फर्स्ट फॉर्म, तो आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आ रहा था कि सर फुटबॉल खेलते हैं, तो खेलना क्या है, वर्ब, उसकी फॉर्म क्या हो गई। अगर हम खेलना की वर्ब डिस्कस करें तो देखिए क्या होगी, प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म दो होती हैं, एक तो प्लूरल और एक सिंगुलर। तो ये जो प्ले है ये प्लूरल है, जब हम इसमें एस लगाते हैं तो ये हो जाता है प्लेज, तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो ये दोनों ही क्या हैं, फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेड, PLAYED, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, PLAYED, और जो फोर्थ फॉर्म है वो है प्लेइंग, PLAYING। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस ED लगा दो, लेकिन ऐसा सभी में नहीं होता। एक एग्जांपल और देखें, हमने एक वर्ब लिया फ्लाई, मान लीजिए सेंटेंस है पक्षी आसमान में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे वर्ब है फ्लाई। अब देखिए फ्लाई की फॉर्म देखते हैं, FLY, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। अब इसका सिंगुलर होगा FLIES,
और इसका जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होगा? फ्लू, FLEW, FLEW। और जो इसका थर्ड फॉर्म है वो है फ्लोन, FLOWN। और देखिए इसका फोर्थ फॉर्म क्या है? फ्लाइंग। तो फोर्थ फॉर्म में तो सिंपल है कि आपको फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना होता है? ING। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती हैं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आप ED लगा दें और सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। आपने देखा प्ले के मामले में कि उसकी सेकंड फॉर्म प्ले में हमने क्या लगाया था? ED, सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म में भी हमने ED लगाया था। लेकिन हम जब फ्लाई के मामले में देखते हैं तो सेकंड फॉर्म क्या है? फ्लू, और थर्ड फॉर्म क्या है? फ्लोन। बिल्कुल डिफरेंट। तो जब तक हम वर्ब की फॉर्म्स को लर्न नहीं करेंगे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो अभी हम बता रहे थे आपको कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल, और उसी हिसाब से फिर हमें ये हेल्पिंग वर्ब लेनी होती हैं। प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज, लेकिन केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अब यहाँ पे हमने आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर्स की जानकारी दे रहे हैं। स्ट्रक्चर से हमें क्या पता लगता है कि हमें पहले कौन सा वर्ड रखना है, उसके बाद कौन सा। तो अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, एग्जाम्पल सर फुटबॉल खेलते हैं, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। इस सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर आपका क्या बता रहा है? सबसे पहले एस फॉर सब्जेक्ट लीजिए। सब्जेक्ट क्या हो गया? सर। अब इसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, या तो प्लूरल या सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको सिंगुलर फॉर्म लेनी है। सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? जो SAIS वाली फॉर्म होती है। तो क्या हो गया? सर प्लेज, क्योंकि सेंटेंस क्या था हमारा हिंदी में? सर फुटबॉल खेलते हैं, सर प्लेज। अब ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। C फॉर होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी और कुछ दे रखा होता तो वो आगे आ जाता। जैसे सर रोज फुटबॉल खेलते हैं, सर प्लेज फुटबॉल डेली। अब क्योंकि आगे कुछ दे ही नहीं रखा, केवल इतना है सेंटेंस, सर फुटबॉल खेलते हैं, तो सर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेज फुटबॉल। तो ये स्ट्रक्चर हमें ये बताते हैं कि हमें कौन सा वर्ड कब लिखना है, कहाँ पर लिखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस आप इस तरीके से बनाएंगे। अब मान लीजिए सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट सर, फिर उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, सर फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो मैंने डज लिया, सर डज। उसके बाद नॉट, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले फुटबॉल। तो नेगेटिव सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना होगा। ये स्ट्रक्चर्स आपको नोट डाउन करने होंगे, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, फिर आपके लिए इनको समझना और ज़्यादा आसान होगा। अब मान लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव भी 4 तरीके के होते हैं। एक वो जो I1 होते हैं, जिनको हम प्लेन इंटेरोगेटिव कहते हैं। ये कौन से होते हैं? जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, उनको हमने I1 कहा है, इंटेरोगेटिव टाइप 1। फॉर एग्जाम्पल, क्या सर फुटबॉल खेलते हैं? इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको डू डज को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। अफर्मेटिव में क्या कर रहे थे आप देखें, आप सब्जेक्ट ले रहे थे पहले, उसके बाद वर्ब ले रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे इंटेरोगेटिव में? पहले आप डू डज लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने क्या लिया? डज। उसके बाद सब्जेक्ट सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज सर प्ले फुटबॉल। ये हो गया हमारा क्या सर फुटबॉल खेलते हैं, इसका ट्रांसलेशन। अब देखिए I1N कौन सा होता है? जिसमें क्या आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। क्या सर फुटबॉल नहीं खेलते हैं? डज सर नॉट प्ले फुटबॉल। अब देखिए I2 कौन सा होता है? I2 का मतलब है जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिडल में आता है। सर फुटबॉल कहाँ खेलते हैं? तो आपको सबसे पहले QW यानी क्वेश्चन वर्ड कहाँ, हमारे वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे मेरे वाक्य में कहाँ है, उसकी इंग्लिश पहले लेनी है, वेयर। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज, वेयर डज सर प्ले फुटबॉल। अब I2N का मतलब क्या है? यानी क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है मिडिल में और नहीं भी। जैसे हमने सेंटेंस लिया, सर फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, तो पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, डज सर नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस तरीके से हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ लेते हैं, अगर आपने इनको नोट किया है, आप स्क्रीन को स्टिल करके
ये स्ट्रक्चर्स नोट डाउन ज़रूर करें। उससे क्या होगा, आपको ये स्ट्रक्चर्स जब एक बार अच्छे से याद हो जाएंगे, आप इन्हें समझ लेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेज हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जैसा हम हर बार कहते हैं, आप केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो रेगुलर रहें, दूसरी बात आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर करें, उससे हमें पता लगता है कि आप कनेक्टेड हैं, रेगुलर हैं और आप इंटरैक्टिव हैं। तो और अपने क्वेश्चन से आप हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम उन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं जो आपकी क्वेरी होती हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं, उसके हिसाब से हम लेसन को डिज़ाइन कर पाते हैं। तो अगर आप घर बैठे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो थोड़े एक्टिव रहें, अपने क्वेश्चंस को ज़रूर रखें कमेंट बॉक्स में। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये लेसन आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।